Hello everyone, welcome to my channel. So today we have Ansika with us. She has secured All India Rank 21 in GATE CC 2024. Many congratulations, Ansika, and thank you for giving your time. Thank you so much, and So please give brief introduction to yourself. so my name is Anshika. I'm basically from Ghaziabad, Uttar Pradesh, and currently I'm pursuing my bachelor's in technology from here itself. And as you have said, I've secured All India Rank 21 in GATE 2024 this year. Yeah, great. तो गाइज ये वीडियो जो होने जा रहा है पूरा अनबायस्ड होगा, मतलब कोई भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का कोई बायस नहीं नहीं रहेगा। जो एकदम अंशिका प्रिपेयर की है, कैसे क्या स्ट्रगल फेस था या कैसे क्या प्रिपेयर किया है, ये सीरीज वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत पूरा एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है। एंड सारे डाउट्स जो तुम लोग का आता है, जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स का आता है, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। एंड सो लेट्स बिगिन। Yeah. तो अंशिका, ये रैंक होने के बाद मतलब इसका क्रेडिट तुम किसको देना चाहोगे सबसे ज्यादा? मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरी रैंक का क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को तो जाता ही है, जिन्होंने एंडलेस सपोर्ट दिया पूरे ईयर मेरे को मेरी जर्नी में। And besides my family and friends, I have prepared all along from Go classes. I've watched Go classes lectures for the entire year. So yeah, my resources and the test series I've followed, that was just from Go classes. So yeah. ओके। एंड तुमने गेट के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, कौन से ईयर में? So it wasn't just मतलब बहुत easy आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। हाँ। द थिंग वाज़ मेरी सेकंड मतलब थर्ड सेमेस्टर के अराउंड मुझे अपने बीटेक के करिकुलम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। उसका मेन रीज़न था कि कॉलेज में समझ में नहीं आता था, ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज़ मिलते नहीं थे। तो हम्म। तब मेरे को पता चला गेट के बारे में, और गेट का सिलेबस हमारे बीटेक के सेमेस्टर एग्ज़ाम से बहुत सिमिलर होता है। हाँ, तो बहुत तब मैं सिमिलर। ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी, तो मेरे को काफ़ी सारे कोर्सेज़ मिले यूट्यूब पे कि ये वाला जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन सब्जेक्ट था मेरा थर्ड सेमेस्टर में। तो वो मेरे हम्म। को बहुत गंदा लगता था, वो बिल्कुल नहीं समझ में आता था क्लासेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैंने आई थिंक किसी की प्लेलिस्ट देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे समझ में आया कि गेट का सिलेबस और बीटेक का सिलेबस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मतलब हाँ। ऑलमोस्ट सभी सिमिलर है। बट बीटेक की उधर की साइड न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा कम होता है। तो मैंने हम्म। वो यूट्यूब का पूरा एंटायर कोर्स खत्म कर दिया। फिर मेरे को थोड़े 1-2 कोर्सेज़ और मिले जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, गेट में नम स्कोर किया जा सकता है ऐसे ही 10-12 सब्जेक्ट्स पढ़ के। तो वहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो इस इट वाज़ अराउंड माय एंड ऑफ द 4th सेमेस्टर जब मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो फिर ओके। मैंने थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट दिया। थर्ड ईयर में आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 983 लास्ट ईयर, और वाह। अब 21 आए। तो मतलब तो तुमने थर्ड ईयर में क्या किया था जिसमें 900 रैंक आया? तो हुँ। उसके बाद इस ईयर क्या क्या चेंजेस की थी कि पूरा 2 डिजिट रैंक ला पाए? हुँ, हुँ। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो मुझे लगा कि मतलब थर्ड ईयर के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी प्रिपरेशन एकदम फुल है, कंप्लीट है, मेरी सॉलिड अच्छी है। रैंक आ सकती है। हाँ, मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट्स खत्म थे और पूरा सिलेबस मेरा खत्म था। तो मेरे को ऐसी एक उम्मीद थी जब मैं पेपर देने जा रही थी कि मेरे को एटलीस्ट अंडर 300 रैंक तो आ ही जाएगी। बट नहीं आई, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करके आई थी। ओके। Around 10 marks I lost there just because of silly mistakes. So it was the main reason for not scoring that good rank in my third year. तो बेसिकली मिस्टेक्स तो यही थी कि मैंने मार्क्स नहीं दिए थे थर्ड ईयर में, बहुत कम दिए थे, और जो दिए थे उनको भी एनालाइज नहीं किया था। तो नॉट गिविंग हम्म। मार्क्स वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय थर्ड ईयर। और भी मतलब काफी थी छोटी-छोटी, जैसे काफी कॉन्सेप्ट्स लैग करते थे। बीच-बीच में से कॉन्सेप्ट्स मिसिंग हैं, ऐसे वाली हम्म। चीज़ें होती थी थर्ड ईयर में। तो उसके बाद मैंने उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जब थर्ड ईयर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। आई हैव सीन गो क्लासेस का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी सारे टॉप 100 में थे। तो मैंने उनका कोर्स देखा, डीएम और ईएम फ्री थे, तो डीएम और ईएम के लेक्चर्स देखे। तो वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सच में मेरे कांसेप्ट्स बहुत ज़्यादा गैप्ड हैं। तो हम्म। उस पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली 2024 में मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन सितंबर से स्टार्ट की थी। उससे पहले मतलब प्लेसमेंट्स भी चल रहा था थोड़ा बहुत, तो उसमें भी बैठी थी, क्योंकि एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, अगर यहाँ रैंक नहीं आती हाँ। तो क्या करती?
तो हाँ, 2024 के लिए मैंने सितंबर में स्टार्ट की थी और थर्ड ईयर की मिस्टेक्स यही थी कि एनालाइज़ नहीं कर रही हूँ मॉक्स को, छोटी-छोटी गलतियाँ बहुत सिली मिस्टेक्स कर रही थी। ये तो इवन मेरे साथ मॉक्स में भी होती थी अभी 124 के मॉक्स में, जितने भी मैंने मॉक्स दिए हैं, सब में एटलीस्ट 4 टू 5 मार्क्स मेरे सिली मिस्टेक्स में जाते थे और मेरे गेट ओके। में भी गए। वो तो मैं सोच के गई थी कि जाएँगे। अच्छा, मतलब वो सोच के गए थे जाएँगे तो इसके लिए और भी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, 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 मैं सोच के गई थी कि 4-5 तो जाएँगे ही। तो इसलिए मैंने कोई भी कांसेप्ट में कोई लैग नहीं छोड़ा था कि एक भी कांसेप्ट नहीं छोड़ना, यहीं से क्वेश्चन आ गया तो कटना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। और मतलब 2023 में इनफ मॉक्स दिए थे क्या? मतलब इनफ टेस्ट्स एंड इनफ रिवीजन हुआ था क्या? एक्चुअली माय सिलेबस वाज़ कंप्लीट अराउंड दिसंबर 2022 मतलब 2023 के अटेम्प्ट में। हुँ, तो रिवीजन मैंने किया था कोर्स बट इतना अच्छा नहीं जितना इस टाइम किया था। इस टाइम तो मैंने जनवरी में लाइक 10-10 घंटे पढ़ी हूँ मैं पूरा पूरा दिन में। तो इतना अच्छा नहीं था बट मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम मेरे को लगता था कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मेरी रैंक आएगी और 2023 का पेपर ओके। इतना अच्छा, इतना ईज़ी आ गया तो उस हाँ, चक्कर में मेरी रैंक थोड़ी ज़्यादा पीछे चली गई। तो हाँ, मतलब रिवीजन तो था उस टाइम पे बट इतना अच्छा नहीं था। वो चीज़ें ओके। बाद में रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, तुमको अच्छी तरह नहीं हाँ, आता था। और जॉब में मतलब प्लेसमेंट के लिए जब बैठी थी ऑन हुँ। कैंपस, तो जॉब मिल गया ना? हाँ, मिल गया था। अच्छा पैकेज नहीं था पर मिल गया था। सैटिस्फाइड थी अच्छा, मैं। तो मतलब जॉब के लिए तो टाइम देना पड़ रहा होगा, सबके लिए। हाँ, 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 हाँ। हुँ। तो तब तुमको ये फ़ील नहीं होता कि जॉब के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, तो गेट के लिए मैं टाइम दे नहीं पा रहा, तो गिल्ट फीलिंग नहीं हो रहा था थोड़ा? एक्चुअली थिंग इज़ मैंने बोला ना मेरा थर्ड ईयर में सिलेबस कंप्लीट था। मेरे कांसेप्ट्स लैग थे। तो मुझे पता था कि मेरे को अपने कांसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो मेरे को लेकिन ये भी पता था कि अगर इस बार भी मैंने लास्ट ईयर की तरह सिली मिस्टेक्स की, तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मेरे को कुछ ना कुछ हुँ, चाहिए कि मेरे को घर में खाली नहीं बैठना 1 साल और मतलब हुँ, ड्रॉप लेने का ऑप्शन मैं अच्छा, कंसिडर भी नहीं कर रही थी। हुँ। तो इसलिए मुझे प्लेसमेंट्स में तो बैठना था, ये तो क्लैरिटी मुझे थी। ऐसे मैं बैकअप रखना ही था कुछ ना कुछ। हाँ, हाँ, वही रखना ही था कि मैं और 1 साल ड्रॉप नहीं करूँगी। तो ओके। मैं जब प्लेसमेंट्स में बैठती हुई थी तो ये मेंटालिटी मेरी थी कि मेरे को पता था कि टाइम वेस्ट होगा ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनीज़ आएँगी, बहुत सारी कंपनीज़ में हुँ, एग्ज़ाम देने कॉलेज जाना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट हुँ, होगा, रिजेक्शंस मिलेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा और इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा कंपनीज़ में विज़िट वगैरह होती है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी मुझे पता था बट मैं प्रिपेयर थी। अगर मैं दिन में कॉलेज जा रही हूँ, तो मैं रात को आकर पढ़ रही हूँ, बट अपने दिन के 4 हाँ, घंटे मुझे डेडिकेट गेट के लिए करने ही थे। और मेरी प्रिपरेशन इतनी कम नहीं थी कि मेरे को 6 घंटा या 10 घंटे बैठ के पढ़ना ही पड़े। हाँ, 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 क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सब बड़ा कंप्लीट फैक्टर था था। सब कुछ। ऑलरेडी सब कंप्लीट था, बस अपने हुँ, कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग करे थे। एक मेन पॉइंट ये था कि मुझे नोट्स नहीं बनाने थे 4th ईयर में, क्योंकि हाँ, नोट्स हाँ, बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो नोट्स बहुत। मेरे 3rd ईयर वाले थे, जो-जो चीज़ें लगती थी कि ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, वो चीज़ लिख लेती थी, बट एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने थे मुझे 4th ईयर में, तो ये चीज़ हुँ, मुझे काफ़ी हेल्प की। हुँ। तो गाइस जो लोग मतलब पूछ रहे थे कि जॉब मतलब बैकअप रखना चाहिए कि नहीं? तो अभी जो मार्केट सिचुएशन है, एक बैकअप अगर रख दोगे, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर जो है मतलब ये अगर गेट अगर कम नहीं होगा। होगा, तो क्या होगा ये चला जाएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में तुम फ्री माइंड में तुम जा सकते हो, कि हाँ, ये अगर नहीं होगा तो बैकअप कुछ ना कुछ है, मैं वो कर लूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम जॉब करते-करते फिर और एक बार गेट अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है? तो बैकअप रखना चाहिए। एग्ज़ैक्टली सेम मेंटालिटी थी मेरी। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट माय जॉब ऑफर लेटर ऑन डिसेंबर 14 डिसेंबर 14 के मेरे हाथ में जॉब हुँ, लेटर आया ऑफर लेटर आया था और मैंने जो पूरा आधा दिसंबर और पूरा जनवरी जो फ्री माइंडेड मैंने प्रिपरेशन की है, मतलब मैं बहुत चिल थी कि नहीं भी हुआ तो भी कुछ है और इतना हाँ, कॉन्फिडेंस भी था कि हो तो जाएगा ही मतलब अंडर 100 तो आ ही रही है क्योंकि मैं मॉक्स में भी एआईएमपीज़ जिसने दिए होंगे, उनको भी पता होगा मेरा टॉप स्कोरिंग रहता ही था। इवन सारे मॉक टेस्ट में, वो क्लासेस के मैं टॉप स्कोरर में रहती थी। तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हाँ, कुछ तो आ रहा है, बट कितना आ रहा है वो थोड़ा टास्क हाँ, हो जाता है। हुँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ, बैकअप रखना चाहिए। ड्रॉप हाँ, वही लोग ले जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से है। हुँ, हुँ। अंशिका मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गेट तुम जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उसका मोटिवेशन क्या था? तुम्हारा कोई हायर स्टडीज़ का मोटिवेशन था या मतलब रिसर्च का मोटिवेशन था? क्या था? सो गेट का मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि मुझे एक अपनी सीवी में क्वालिटी एजुकेशन डालनी थी। एक ओके, वो हमेशा से ही था कि जब मैं अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस करूँ, तो सामने वाले को लगे कि हाँ, इस बंदी को नॉलेज है, ये कहीं अच्छे बैकग्राउंड से आ रही है।
सो दैट वाज़ माय मेन मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर गेट। जेईई के टाइम पे भी था, बट दैट इज़ वेरी 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 टफ। तो वहाँ कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा क्लियर वो हो जाता है कि नहीं हो पाता क्लियर। डिप्रेशन एंड ऑल बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो वो चीज़ मैंने इतने फोकस नहीं की, बट गेट में था कि हाँ, आई कैन स्कोर इट इफ आई विल वर्क हार्ड, और एनीवन कैन स्कोर इट इफ दे वर्क हार्ड। मेरा मानना है हुँ, ये कि गेट इज़ क्वाइट रिलेटिवली ईज़ी एग्ज़ाम। यू जस्ट नीड योर या डेडिकेशन एंड फुल टाइम एफर्ट्स। एंड जेईई के वक़्त में हम लोग बहुत मैच्योर भी नहीं होते, मतलब जो लोग मैच्योर हाँ, हो जाते आई हैं उन एग्री, लोग का अच्छा है। हम लोग आई क्या है एग्री, क्लास 12 में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है हम लोग को ये भी नहीं पता। या आई एग्री। जिनके पेरेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि 8th 9th 10th क्लास से उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, वो ज़्यादा जेईई में स्कोर कर पाते हैं। मेरा मानना तो हाँ, यही हाँ, है। हाँ, हाँ, एकदम। अर्शिता तुमने बीटेक लाइफ में ये 4 साल में हुँ। क्या सीखा? मतलब कुछ लर्न तो किया होगा ये 4 साल बाद लाइफ में? मतलब एज़ इन लाइफ और इन करिकुलम क्या? नो, नो एज़ अ लाइफ, नॉट करिकुलम। करिकुलम तो सबका सेम ही टाइप का है। हाँ, वही। तो बीटेक के 4 साल में मेन चीज़ें तो ये सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाता है। वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ इन दोज़ 4 इयर्स, क्योंकि काम इतना होता नहीं है। हुँ, कॉलेज में एकदम चिल लाइफ़ होती है, सब एन्जॉय करते हैं, फ्रेंड्स-व्रेंड्स बनाते हैं, पार्टी-वार्टी करते हैं। सो या मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने का काफ़ी टाइम मिलता है। हाँ, सही बोला एकदम। और तुमने मतलब कॉलेज स्टडीज़ के साथ-साथ गेट का स्टडीज़ कैसे तुम मतलब प्रिपेयर कर रही थी? दोनों कैसे मैनेज कर रही थी? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बट मुझे क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड नहीं लगता। क्योंकि अगर तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो कॉलेज के लिए तुम ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि गेट का सिलेबस है हाँ, ही तुम्हारे कॉलेज के साथ कोलाइड करता है। मेरे कॉलेज में 4-5 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते थे, मतलब एमएल, बिग डेटा वगैरह को लेके। तो वो चीज़ मेरी इनफैक्ट वीक ही रह जाती थी जब मैं गेट के लेवल के सब्जेक्ट्स पढ़ लेती थी, उनमें इतना अच्छा स्कोर आ जाता था, और इन सब्जेक्ट्स में जो गेट में नहीं है, उनमें नहीं आ पाता था। तो उसकी वजह से जीपीए और डाउन हो जाती थी। तो मेरे को ये लगता था गेट में भी ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिससे मैं पढूँ और मेरा बीटेक का सीजीपीए इम्प्रूव हो। तो मेरे हुँ, को तो एज़ सच कभी कोई दिक्कत आई नहीं कि बीटेक के करिकुलम की वजह से मेरा गेट सफ़र कर रहा है। मेरा कॉलेज ओके, इतना हेक्टिक था भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि मेरे को डेली क्लासेस जाना पड़ रहा है और वो चीज़ पढ़नी पड़ रही है जो वो पढ़ा रहे हैं, रादर देन मैं अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करूँ। तो मैंने हमेशा अपनी चीज़ों पे फ़ोकस किया है। ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता ही है कि वो लोग हाँ, तो कॉलेज भी जाते हैं, उसके साथ कैसे कंपेयर करें? तो हाँ, ये ठीक है एकदम बहुत अच्छा आंसर है कि गेट अगर पढ़ोगे तो 50% 60% ऑफ कॉलेज तो कॉलेज अपने आप हो स्टडीज़ ऐसे ही जाएगा। हो जाएगा। हुँ, बाकी थोड़ा जो है प्रायोरिटी गेट को आगे देना, जो कॉलेज की स्टडीज़ है, डेडलाइन आएगा तो उसमें कर लेना और क्या। एग्ज़ैक्टली। और मतलब असाइनमेंट्स वगैरह भी अगर कर रहे हो तो तुम्हारी ही प्रैक्टिस हो रही है। मतलब एक होता है हाँ, कि एकदम। कॉलेज में भी इतने असाइनमेंट्स नहीं देते हैं कोई, देते होंगे ऑफ कोर्स, बट वो मैनेज किए जा सकते हैं दिन में 1-2 घंटा देके। हाँ, एकदम। तो अंशिका तुमने सारे सब्जेक्ट्स एकदम थॉरोली खत्म किए थे या कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट तुम पिक किए थे? सी 2023 के टाइम पे तो मैंने सब्जेक्ट्स सारे ही कवर किए थे, हुँ, बट उनमें सब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी टॉपिक्स छोड़ रखे थे। मतलब जैसे पंपिंग लेमा हो गया, माहेल-नेहरू थ्योरम हो गई, ओके। और सीएन के छोटे-मोटे सब कॉन्सेप्ट्स टाइप वो जो नहीं आते थे समझ में, वो मैं छोड़ देती थी कि चलो इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो छोड़ा जा सकता है। मतलब ऐसा वाला माइंडसेट था मेरा 2023 में। हुँ, बट 2024 में तो आई वाज़ क्वाइट श्योर मुझे कुछ नहीं छोड़ना। आई स्टिल रिमेंबर गो क्लासेस के कंपाइलर डिज़ाइन का जो कोर्स है वो बहुत ही वास्ट है। मतलब इतना हुँ, कंपाइलर डिज़ाइन आता नहीं है जितना वो पढ़ाते हैं। तो मतलब काफ़ी लोग ये भी बोलते थे कि अगर एंड मोमेंट में हो तो कंपाइलर डिज़ाइन उनका पूरा मत देखो। बट मैंने स्टिल तब भी पूरा हुँ, देखा था, क्योंकि मेरे अंदर एक फोमो हो जाता है कि मैंने ये छोड़ा है, इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मुझसे नहीं होगा। हाँ। और गेट तो बहुत 20 अनप्रेडिक्टेबल है ना, कौन से हाँ, कॉन्सेप्ट से कौन से कितना क्वेश्चन्स आएगा। अभी ये 2-3 साल में बहुत चेंजेस हो रहा है। आई एग्री। मतलब आई एग्री। एक क्वेश्चन आया था हमारे सेट 2 में इस बार, कुछ समथिंग हुँ, रिलेटेड टू एल और एस एट्रिब्यूटेड ग्रामर। तो उसमें हुँ, एक टर्म थी साइड इफेक्ट समथिंग, ये सचिन सर ने उनके लाइफ में भी बोली थी। तो उन्होंने वो चीज़ पहली बार आई, मतलब किसी ने साइड इफेक्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन वो चीज़ सर ने क्लास में करा रखी है, तो मेरे को कंपाइलर देखने का फ़ायदा हुआ, मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया। अच्छा। एक क्वेश्चन बहुत रैंक गिरा देता है। हाँ, एकदम। और वो जो गिल्ट फीलिंग आता है ना, ये पढ़ लेता तो बहुत हाँ, अच्छा होता। तो आ वो जाता, मतलब वो हाँ। 3 घंटे में पूरा रूइन कर सकते हैं तुम्हारे पूरा एग्ज़ाम।
आई एग्री, मतलब वो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, वहाँ पे तुम्हारी पूरा साल या तो वर्थ इट जा सकता है, पूरा साल वेस्ट जा सकता है। ये तो हाँ, बहुत एकदम बहुत टेंशन सारे का रहती है जाता पूरे भी है। साल। हाँ, बहुतों हुँ, का जाता भी है। एक ही क्वेश्चन में स्टिक कर देते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, बस पूरा गया खत्म। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मेरे साथ इनफैक्ट इस बार ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, मतलब मुझे पेपर बहुत शॉर्ट टाइप लगा था। हर क्वेश्चन मेरा 1-1 मिनट में हो रहा है, ऐसे वाला सीन था। एक तो मेरी वाह! प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, आई एग्री। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे देख के पता चल रहा है कि हाँ, ये उस कांसेप्ट में है, इसमें ये फ़ॉर्मूला लगेगा या ये कांसेप्ट लगेगा। तो मेरा 1-1 मिनट में लिटरली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो हुँ, मेरे को तो ये दिक्कत नहीं हुई। मैंने लिटरली पूरे पेपर का 4 से 5 राउंड लगाया है, पूरे 3 घंटे में बैठ के। और ओके। इतने बड़े-बड़े एक कोड का क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने लिटरली उसमें 10 मिनट दिए थे। वो एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने उसे 10 मिनट दिए थे, कि पूरा कोड एनालाइज़ करके बताना था कि कोड क्या काम कर रहा है, या क्या काम कर रहा है वो दे रखा था, उसमें से कोड फिल करना था, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो वो मैंने पूरा ड्राई रन करके देखा, उस एक क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट लगाए थे, बट वो 10 मिनट भी मैंने पेपर के लास्ट में लगाए थे जब। लास्ट में लगाए थे ना? हाँ, हाँ, ये हाँ, सही हाँ, स्ट्रैटेजी है। बहुत लोग पहले ही हाँ। मतलब फर्स्ट पास में ही 10 मिनट 15 मिनट जो लगता है उसमें ईगो में रह के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या होता है मतलब दिमाग का पूरा खराब हो जाता है पूरा। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरा हाँ, पेपर खत्म करो जब तुम्हें लगता है कि हाँ, पूरा पेपर हो चुका है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तब उस क्वेश्चन पे जाओ, और टाइम नहीं है तो मत जाओ, छोड़ दो। वही। तो अंशिका मतलब ये पूरा 2 साल के फेज़ में बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट्स आए होंगे, बहुत लो फ़ील कर रही होगी या मतलब हाँ। छोड़ दो मतलब ये सब गेट प्रिपरेशन नहीं करना। तो ये सब जब पॉइंट्स आते थे तो कैसे तुम खुद को पुल करते थे? फिर से मोटिवेट करते थे? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ मोटिवेशन। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो आई कंप्लीटली एग्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है कि बीच-बीच में मोटिवेशन खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। हुँ, तो सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। हुँ, मतलब किसी को अपने पेरेंट्स से बात करके बहुत अच्छा फ़ील होता है, उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, अपने लिए नहीं, उनके लिए करना है। किसी को फ्रेंड्स से बात करके, चिल करके, हैंग आउट करके, ट्रिप्स पे जाके काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। एक एंथुसियाज़्म आता है कि हाँ, अब घर आके ये काम करना है। और किसी को अपनी हॉबी फ़ॉलो करके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होती है, एनर्जी आती है। सो मैं उस काइंड की इंसान हूँ। ओके, मुझे एक्चुअली म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी लो लो फ़ील करती थी, आई लिस्टेन टू म्यूज़िक, आई लिस्टेन अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। मेरे फ़ोन में पूरे दिन गाने बजते रहते थे, ऐसा भी होता था। क्योंकि एक एनर्जी आ जाती है, एक हुँ, जज़्बा टाइप आ जाता है कि नहीं, अब तो करना है। तो फॉर मी इट वाज़ म्यूज़िक एंड प्लस थोड़ा बहुत डांसिंग वगैरह का भी शौक है मेरे को, तो वो भी करती थी। तो मेरे को वाओ! एक एनर्जी मिल जाती थी ऑफ कोर्स उस चीज़ से। या आई एम तो तुमने एग्ज़ाम गेट का एग्ज़ाम पेपर देने का मतलब वो जो अटेम्प्ट करने का, वो हाँ, हाँ, हाँ। स्ट्रैटेजी कैसी थी? सबका अलग-अलग स्ट्रैटेजी रहता है ना, कि मैं ऐसे फॉलो हुँ, करूँगा हुँ, मेरा हुँ। स्ट्रैटेजी। तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी कैसा था? एक्चुअली मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करी, मतलब ये डाउट मेरे को भी हमेशा से रहा है। मैंने काफ़ी टॉपर्स से भी लास्ट ईयर की बात की थी कि दीदी भैया आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करते थे? या क्या पहले एप्टीट्यूड करते थे या पहले 1 मार्क, 2 मार्क क्वेश्चन करते थे? तो मैंने मॉक्स में सब अप्लाई किया। पहले हुँ, यूजुअली मैं एप्टीट्यूड किया करती थी। एप्टीट्यूड हुँ, 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि 15 हुँ, मिनट एप्टीट्यूड के देख के फिर पूरा तुम्हारा टेक्निकल में रहता था। हुँ, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, एप्टी नहीं, टेक्निकल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल जब स्टार्टिंग फेज़ में तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो टेक्निकल पे अगर फ़ोकस करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने वो भी ट्राई किया था। तो ट्राई मैंने हर टाइप की स्ट्रैटेजी की है। फिर गेट डीए के पेपर के टाइम पे हम लोगों को ये पता चला कि इस बार जो क्वेश्चन्स हैं, वो 1 मार्क और 2 मार्क अलग-अलग ही आएँगे, मतलब श्योर था ओह! कि अलग-अलग ही आएँगे। एप्टी अच्छा, तो मिक्स होता था, एप्टी में 5 1 नंबर के, 5 हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन होते थे। बट टेक्निकल में पहले 25 क्वेश्चन 1 नंबर के, बाकी के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के। तो डीए में जब ये चीज़ कन्फर्म हुई, तो मैंने वो डीए के पेपर में पहले मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करे, जो टेक्निकल के थे, फिर टेक्निकल के हुँ, 1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करे और फिर मैं एप्टी पे गई। ये मैंने डीए के पेपर में किया था। सीएस के पेपर में पता था, क्योंकि सीएस के पेपर में पहले से भी मॉक्स वगैरह देकर गई थी, तो मेरी स्ट्रैटेजी हुँ, पूरी डिसाइड थी कि ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। सीएस के पेपर में पहले मैंने एप्टी अटेम्प्ट किया पूरा, बल्कि हुँ, मेरे को इनिशियली एप्टी देख के ना सीएस बहुत हार्ड लगा था। और मतलब सीएस का एप्टी हार्ड नहीं था, बट वो थोड़ी एक मेंटालिटी हो गई जब पहली बारी में मैंने क्वेश्चंस देख लिए कि नहीं, ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो हुँ, बट मैंने पहले सीएस का एप्टी ही अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया था, 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे उसमें जो नहीं हुए थे।
फिर आके टेक्निकल के 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन मेरे हो गए थे सवा घंटे के आसपास में। तो वो हुँ, बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट मिला था मेरे को, क्योंकि अप्रॉक्स 70 नंबर के सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। हुँ, तो वो कर लिए, सॉरी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो वो कर लिए तो हुँ। तुम्हारा आधे से ज़्यादा पेपर ही हो गया। हाँ, हाँ। तो हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन किए थे, फिर 1 नंबर के, बट एप्टी मैंने बीच-बीच में बहुत शफल मारा था इस बार, अपने इस वाली ओके। स्ट्रैटेजी में, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत गंदा हो गया था मेरे साथ पेपर के टाइम पे। हुँ। तो पहले क्या तुम 2 नंबर का जो-जो क्वेश्चन्स था सारे कर लिए? जितना भी हार्ड था, ईज़ी था सब? उसके बाद वो 1 नंबर पे आए? हाँ, मतलब जो-जो मेरे पे हो रहे थे एक बारी में सॉल्व करने से, वो 2-2 नंबर के मैंने सारे किए। अच्छा। हुँ। फिर मतलब 1 एक नंबर होता का? है ना कि क्वेश्चन देख के गलत है, तो वो नहीं किया था मैंने 2 नंबर की पहली विज़िट में, या फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया था और फिर 1 नंबर के क्वेश्चन्स पे आई थी। 1 नंबर के क्वेश्चन्स में भी जिन क्वेश्चन को लेकर मैं पूरी सैटिस्फाइड थी कि इसका आंसर तो यही है, तो उसको तो हुँ, मार्क ही कर दिया था। और जिन क्वेश्चन्स को लेके डाउट था कि नहीं, इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, तो उसको मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया था। तो ये मार्क हुँ। फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है कि तुम्हें हाइलाइट हाँ। करके देता है कि इस क्वेश्चन को तुम्हें दोबारा रिविज़िट करना है, इसमें तुम्हें डाउट था मार्क करते टाइम। हुँ। तो ये स्ट्रैटेजी रही थी, और जिसमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि क्या होगा, तो उसको तो छोड़ ही दिया था, मतलब एकदम बाद लास्ट के में लिए। तुम कर रहे थे ना? हाँ, बाद के हाँ। लिए एकदम। हुँ। बेसिकली तुम पहले जो-जो एकदम फर्स्ट पास में क्या की थी, जो-जो एकदम पढ़ के आंसर कर पाई थी, वो कर लिया। उसमें पहले 2 मार्क्स का, फिर 1 मार्क्स का। फिर आई कि हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ। मीडियम लेवल क्वेश्चन्स है और जिसमें डाउट्स है, हुँ, उसमें हुँ, हुँ। सेकंड पास पूरा दे दिया। फिर थर्ड पास में क्या दिया कि एकदम लास्ट में जब एकदम ही अननोन क्वेश्चन्स है, हार्ड क्वेश्चन्स है, वो करने लगे। हुँ, 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 हुँ। हाँ, बिल्कुल ओके। एग्ज़ैक्टली। So how have you utilized your test series and how many test series have you have given? सो टेस्ट तो मैंने इस साल सच में बहुत सारे दिए थे, बहुत सारे, क्योंकि वही पॉइंट आ जाता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट था। मुझे हुँ, प्रैक्टिस करनी थी और प्रैक्टिस होती है टेस्ट देके। तो हुँ, मैंने पहले इनिशियली मेडीसी की टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी, बट आई हुँ, वोंट रिकमेंड इट नाउ। फिर मैंने गो क्लासेस की खरीदी, तो गो क्लासेस की मैंने अराउंड जनवरी में सॉल्व करनी स्टार्ट की थी, क्योंकि तब तक मैं मेडीज़ी ही कर रही थी। हुँ, तो नवंबर के अराउंड आई बॉट इट एंड जनवरी के अराउंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट। मतलब जनवरी में मेरी स्ट्रैटेजी पूरी यही थी कि मेरे को एक-एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लूँ, एक सब्जेक्ट का गो क्लासेस में अराउंड 4 से 5 टॉपिक वाइज़ टेस्ट होते थे और एक फुल सिलेबस टेस्ट होता था, हुँ, पूरे टॉपिक का। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मेरे को पहले तो जो टॉपिक उसमें मेंशन होता था कि इस टेस्ट में ये वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक अच्छी तरह हुँ, प्रिपेयर करूँगी, बहुत अच्छी तरह। जितना भी है, जो-जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स बन सकते हैं इस टॉपिक में से, वो सब मैं देखूँगी, सारे पीवाईक्यूज़ करूँगी इस टॉपिक के, और फिर वो टेस्ट दूँगी। तो ये मतलब मेरे जनवरी को में तुम कर रही थी? जनवरी में कर हाँ, रही थी ये? हाँ, ये जनवरी में कर रही थी मैं। अच्छा। तो जनवरी के मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक-एक पीवाईक्यू कर रही थी, पीवाईक्यू मैंने पहले भी कर रखे थे, बट हाँ, जो अच्छे पीवाईक्यू मैंने मार्क कर रखे थे, उनको उस टॉपिक के में से मैं अच्छा। रिवाइज़ कर रही हुँ, थी। हुँ, हुँ, तो ये सब करने के बाद मैंने वो टेस्ट दिया था। मतलब मैं 2 दिन में पूरा एक सब्जेक्ट निपटा दिया करती थी जनवरी में, ऐसा हुँ, होता था। हुँ, क्योंकि डेडिकेशन थी, सच में थी, मैं 10-10 घंटे पढ़ती थी एक-एक दिन में जनवरी हुँ। के। तो वो चीज़ मैटर करती है, बहुत मैटर करती है कि तुम कितना हाँ, टाइम डेडिकेशन डेडिकेट तो कर बहुत रहे हो। मैटर करती है। हाँ, हाँ, और मेरे जनवरी में इनफैक्ट एंसेम्स भी थे, तो उसके लिए भी पढ़ना था। मेरा भी था एग्ज़ाम्स जनवरी में। हाँ, तो वो बहुत बहुत गंदा लगता है। मैंने तो हाँ, इवन ऐसा भी हुआ था कि 2 से 5 मेरा एंसेम है और 7 से 10 मैंने एआईएमटी बैठ के दिया है। बहुत अलग लेवल ऑफ स्ट्रगल था जनवरी तो मेरा। तो जनवरी में टेस्ट सीरीज़ में मेरी यही होता था कि मैंने पूरी जनवरी में टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की, टॉपिक वाइज़ हुँ, रिवीजन किया, उस टॉपिक का टेस्ट दिया। तो मेरे अराउंड 25 नंबर का टेस्ट होता था, 25 में से 22, 23 आते ही थे हर टॉपिक में। तो उस चीज़ से मुझे वाह! कन्फर्मेशन हुआ कि टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर है हाँ, मेरा। तुम्हारा टॉपिक सही है एकदम, टॉपिक का प्रिपरेशन। हाँ, हाँ, तो मेरे को ये चीज़ बहुत हेल्प करी एक्चुअली, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में वो टॉपिक वाइज़ टेस्ट देना मुझे इसीलिए हेल्प करा, मेरे को वो चीज़ें एकदम डीप में आ गई, और हुँ, लास्ट के 1 महीने में वो चीज़ पढ़ना तो मतलब वो याद रहेंगी, पेपर के हाँ, टाइम पे भी एकदम। वो याद रहेंगी।
तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प की। मतलब मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगी कि तुम जनवरी में आके टेस्ट दो, टॉपिक वाइज़ टेस्ट, ऑफ कोर्स पूरे साल में देने चाहिए। बट मैंने क्योंकि हुँ, मेडिज़ी के टेस्ट सीरीज़ दी थी पहले और मैंने बाद में ही खरीदी थी गो की टेस्ट सीरीज़, तो गो की टेस्ट सीरीज़ के साथ मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी कि जनवरी में एक-एक टॉपिक रिवाइज़ करके वो टेस्ट देने हैं, जिससे अपनी गलतियाँ भी पता चलेंगी, अपनी वीक टॉपिक्स भी पता चलेंगे, उनको रिवाइज़ भी कर पाऊँगी। हुँ, तो ये चीज़ हेल्प की, श्योरली हेल्प ओके। की। हुँ, हुँ। तो फिर तुम्हारे लास्ट 1 मंथ पूरा ऐसा ही था कि टॉपिक वाइज़ टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो और जो-जो टॉपिक्स अच्छे नहीं है, वो और एक बार पढ़ लो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रही थी क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मतलब टॉपिक वाइज़ टेस्ट तो मेरे चल ही रहे थे, बट हुँ, इसी बीच में जनवरी में सारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहे थे वो क्लासेस के हाँ। और वैसे भी आई थिंक उनके 13 मॉक टेस्ट अलग से थे एआईएमटीज़ के अलावा, तो हुँ, वो भी देने थे, वो भी देती थी मैं। मतलब मेरे को ये तो था कि मेरे को चीज़ें आती हैं। वो वाइज़ टेस्ट भी मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए दे रही थी, अपने मन की सैटिस्फैक्शन के लिए दे रही थी तसल्ली कि के लिए। हाँ, ये टॉपिक भी मेरा प्रिपेयर है, अब इसमें मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसीलिए दे रही थी, आता तो था ही। तो मैं उनके साथ-साथ भी पूरे-पूरे मॉक टेस्ट देती थी। तो हाँ, ये चीज़ बहुत थी कि मैं साथ-साथ में मॉक टेस्ट देती थी। मतलब ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी ऑफ कोर्स कि तुम साथ-साथ टॉपिक वाइज़ टेस्ट दे रहे हो, उसी के साथ फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी क्योंकि मेरे को चीज़ें आती थी, तो मैंने वो भी दिया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे को। ये भी रीज़न था मेरा टॉपिक वाइज़ टेस्ट उस टाइम पे देने का, क्योंकि हुँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आई स्टिल हाँ, रिमेंबर बहुत जब मैटर करता 10 तारीख को जब पेपर देने मैं जा रही थी, तो मैं लिटरली यही बोल के गई थी कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। जितना पढ़ लिया उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती थी, मतलब कुछ बचा ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे सब कुछ आता है, अब ना बस सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। मतलब टाइम मैनेजमेंट मुझे कभी मॉक्स में दिक्कत आई नहीं, बट एक होता है ना कि कभी कोई दिक्कत नहीं आई और अब आ जाए। है। तो हाँ। वो थोड़ा इश्यू था कि टाइम मैनेज करना, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना। ये 2 स्ट्रगल्स हुँ, थे मेरे लास्ट मोमेंट पर आकर बस। तो ये दोनों चीज़ों पे ओके। मैंने वहाँ 3 घंटे बैठ के ध्यान दिया, बाकी चीज़ें तो आती ही थी। तो 1 दिन में कितना टेस्ट दे रही थी तब लास्ट 1 मंथ में? 1-2? टॉपिक वाइज़ तो मैं 3-4 भी दे रही थी। बाप मैं लिटरली दे रही थी क्योंकि मुझे ना वही हाँ, अंदर की शांति चाहिए थी कि नहीं मुझे तो आता है रिवीज़न ये कब कर रही थी? रिवीज़न एंड एनालिसिस ऑफ द टेस्ट तो इन ये दोनों टॉपिक्स चीज़? जैसे टॉपिक वाइज़ टेस्ट दे रही थी, तो इसके साथ-साथ रिवीजन भी हो रहा था। तो मतलब 2 नहीं, मतलब अलग से तुम नोट्स नहीं पढ़ रही थी? नहीं, ओके, तो विथ वो गिविंग उस टेस्ट ट यू आर गिविंग रिवाइज़िंग द टॉपिक्स राइट? हाँ, 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 मतलब जैसे मैंने टॉपिक ओके, वाइज़ टेस्ट दिया, तो उससे पहले वो चीज़ पढ़ के हाँ, ही दिया अपने नोट्स। तो नोट्स पढ़ने में मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगता है, जो नोट्स तुमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं और मेरे वो नोट्स बनाए हुए थे 2023 के, मतलब 2023 के गेट के लिए। तो वो हुँ, चीज़ तो मुझे रट अपने नोट्स तो मुझसे रटे हुए थे। मेरे को तो अपने नोट्स पढ़ने का हुँ, मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था कि कोई आके कोई नई चीज़ बता दो, मैं वो पढ़ लूँगी, बट अपने नोट्स नहीं पढ़ने मुझे। हुँ, तो मैं लास्ट टाइम पे नोट्स नहीं पढ़ती थी। जैसे किसी भी मॉक में कोई नया क्वेश्चन मिला तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, टेस्ट देते टाइम क्या सोच रही थी और बाद में वो चीज़ कैसे सॉल्व हुई, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी और ये मैं रिकमेंड भी करूँगी कि उसी चीज़ पे फोकस करो। हुँ, हुँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने सेम नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करके तुम कुछ नया नहीं सीख पाते। वो चीज़ तुम्हें जो पता होती है उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहते हो। हुँ, हुँ। और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो मतलब इसको कैसे हैंडल करें? हाँ, आता है, बहुत आता है। आई स्टिल रिमेंबर मतलब टेलीग्राम पे भी पूरा स्पैम रहता था कि एआईएमटी में मेरे नंबर नहीं आ रहे या मेरे मॉक्स में इतने नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर ही नहीं आ रहे। मेरे तो हमेशा आए हैं, 65 बिलो तो कभी गए ही नहीं। बट जिनके नहीं आते उनसे मैं यही बोलूँगी कि नहीं आ रहे इट्स ओके मतलब कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करो। जैसे जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि कोई क्वेश्चन करते टाइम एग्ज़ाम देते टाइम तुम उस क्वेश्चन को लेकर क्या सोच रहे थे? और हुँ, तुम्हारा वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस से उस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्विंग जो प्रोसेस है, वो कैसे डिफर कर रहा है? अगर उस चीज़ पे फ़ोकस करोगे, तो तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी सच में इंक्रीज़ होगी। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है, मेरे को बहुत बेनिफिट की है ये चीज़, कि मैं उस टाइम पे अच्छा ऐसे सोच रही थी, पर नहीं ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो ये हुँ, थिंकिंग डिफरेंस बहुत मैटर करता है और ये क्वेश्चन हुँ। गलत है या नहीं, वो आइडेंटिफ़ाई करा देता है। तो अभी मतलब रैंक आने के बाद कैसा फ़ील हो रहा है? ऑफ़ कोर्स यार बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है।
मतलब सोच इतनी अच्छी रैंक तो नहीं सोची थी मैंने। मेरा इनिशियल मोटिव तो यही था कि आईआईटी दिल्ली मिल जाए, घर के पास है, रह लूँगी यहीं पे, मस्त लाइफ हो जाएगी। बट इतनी अच्छी टॉप 25 में रैंक आ जाएगी, इतना तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक खुशी होती है कि हाँ, तुमने 2 साल जिस चीज़ की मेहनत की है, वो चीज़ तुम्हें फाइनली हाँ, मिल वो रही मैं है, तो एक हाँ, अलग ही जोश होता है। तो कल रात से तो इनफैक्ट मैं सोई भी नहीं हूँ रिजल्ट के बाद से। नींद ही अभी तो नहीं पूरा आ रही डीएम्स थी। भरा पड़ा होगा। हाँ, सारे बहुत आई गॉट अराउंड 500 प्लस डीएम्स प्लस इतनी कांग्रेचुलेशंस हर जगह, इतने पोस्ट, इतने कमेंट्स, इतनी कैसे रिप्लाई करूँ? सबके डीएम्स के रिप्लाई भी तो नहीं हो पाते। बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितने की मैक्सिमम रिप्लाई कर सकूँ उतने के करूँ। हाँ, 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 एकदम। तो तो मतलब बहुत कि अच्छा लग रहा है सच में। हाँ, वो तो लगेगा ही। और मतलब अभी सोची हो कि कौन से कॉलेज जॉइन करोगी या ऐसे कुछ? सी मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन तो है आईआईटी बॉम्बे और आईआईसी बैंगलोर में, बट एज़ फार एज़ आई हैव रिसर्च्ड अभी तक जितना, तो उस हिसाब से आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आईआईसी बैंगलोर, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो आई डोंट नो अभी भी चेंज हो सकता है, बट आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आईआईसी बैंगलोर। हाँ। ओके। एंड if you want to give any suggestions to the GATE aspirants who are preparing for GATE 2025? गेट के लिए सजेशंस तो मतलब ऑलमोस्ट तो मैंने सब बता ही दिया, जो-जो चीज़ें मेरे को फेस हुई थी, मतलब तुम लोगों को ना हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं एकदम। बाकी एक बहुत बहुत मेन सजेशन मैं यही दूँगी कि बी कंसिस्टेंट। हुँ, चाहे तुम आज 6 घंटा पढ़ो, कल 4 घंटे, परसों 2 घंटे, वो इतना मैटर नहीं करेगा, बट रोज़ पढ़ोगे वो बहुत मैटर करेगा। हुँ, मेरा भी यही रहा था कि अगस्त तक तो मेरी कोई गेट-वेट की इतनी अच्छी प्रिपरेशन चल नहीं रही थी। आज पढ़ लिया, 4 दिन छुट्टी मार ली, फिर 1 दिन पढ़ लिया, ऐसा चल रहा था। बट सितंबर में मैं बहुत सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस कि नहीं अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब लग गई है पर इतनी अच्छी नहीं लगी है कि उसके साथ लाइफ निकाली जा सके। तो मेरा था कि नहीं, गेट में रैंक लानी है, तो सितंबर से मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने अपनी गो क्लासेस की वेबसाइट ना खोली हो या टेस्ट ना खोले हो या अपनी किताबें ना खोली हो। मैं देती थी, एवरेज में दिन का 4 घंटे मान के चलती थी सितंबर के बाद भी, जबकि मुझे सब कुछ आता था तब भी मैं दिन में 4-5 घंटे देती थी, क्योंकि हुँ, वो जो चीज़ें मतलब लेक्चर्स मैं सारी देखती थी, मुझे आता था बट तभी मैं सारे देखती थी लेक्चर्स, क्योंकि कहीं कुछ निकल आए नया जो नहीं पता हो हाँ, और हाँ, बाद में आ जाए, तो वो वाली मेंटालिटी फोमो बहुत होता था। तो ये फोमो ने मेरे को बहुत हेल्प किया एक तरीके से। हाँ। एक्चुअली वो तो हिट ये करना चाहिए सजेशन कि है मुझे कि भी करना ही है, मतलब गेट ही हाँ, करना है अभी। ये मुझे भी हिट करना करेगा है। तो अपने आप से वो आ जाएगा मोटिवेशन। हाँ, ये बात तो आई कंप्लीटली एग्री। वो डेडिकेशन ना इसीलिए आता है कि नहीं अब एक अंदर की होती है ना चाह होनी चाहिए, फिर राह हाँ, तो बनी हाँ, जाती है। एकदम सही बोला। Yeah, so thank you, Ansika, and थैंक यू again, many, सैम, many congratulations for your wonderful rank, थैंक यू, थैंक and thank यू, you for giving your time. थैंक यू सैम। इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you. So, guys, please share this video and comment out your queries. If you have any queries, so comment it down, and please subscribe to my channel and like this video also. So, yeah, bye.